73 का आइन जिसने पाकिस्तान की चारों इकाइयों में एक लड़ी में प्रो रखा है और क़यामत तक ये प्रो के रखेगा इंशाअल्लाह। जो 10 साल प्लान था, मकसद ये था कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन को भी रिवर्स करना। These judgments do not strengthen Pakistan, they will only lead to chaos. अल्लाह के साए के बाद इस किताब का साया हमारे सर पे है। मई में पंजाब असम्बली के इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। आज का दिन इस हवाले से अहम पेशरफ्त का हामिल रहा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आज एक और करारदाद मंजूर हुई है जिसके मुताबिक पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन करवाने पर जोर दिया गया है। दूसरी तरफ पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स जारी करने का आखिरी दिन था, लेकिन हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के बजाय कौमी असम्बली में मनी बिल पेश कर दिया है। यानी बॉल एक बार फिर पार्लियामेंट की कोर्ट में फेंक दी गई है। याद रहे कि पार्लियामेंट अदलिया के फैसले को पहले ही मुस्तरद कर चुकी है और इदारों के दरमियान महाजराई उरूज पर है। आज का दिन इस हवाले से भी अहम है कि 1973 के आइन को ज़ाहिर 50वीं उसकी गोल्डन जुबली मनानी थी, तो जो गवर्नमेंट चेंज हुई है इस बात को भी अब 1 साल हो गया है। ये जो गोल्डन जुबली के हवाले से पार्लियामेंट में खुसूसी तकरीब का इनेकाद हुआ है, जिसकी ख़ास बात यह भी है जिसमें सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा साहब हैं, उन्होंने शिरकत की। यकीन अभी और जजेस को भी दावत दी गई होगी, इस पर ज़रा हम बात करेंगे आज प्रोग्राम में। लेकिन उनकी मौजूदगी में अदलिया के किरदार पर खुलकर तनकीद की गई। यहाँ अहम सवाल यह है कि मौजूदा जो सियासी माहौल है इसमें आइन की अमलदारी मुमकिन हो पाएगी। इन इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे फवाद चौधरी। देख रहे हैं प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। फवाद चौधरी साहब से हम बात करेंगे ज़रा कि लगता नहीं है कि इलेक्शन की तरफ कोई भी हुकूमत यानी कोई ऐसा कदम उठा रही है जो इलेक्शन की तरफ जाए। फवाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक तो आज हुकूमत ने फंड्स को ट्रांसफ़र करना था, लेकिन मामला जो है वो मनी बिल की शक्ल में अब सामने आया है। करारदाद भी पास हो गई है। ये एक ही दिन में अब इलेक्शन हो, इसके लिए आप लोग अब कहाँ कैसे देख रहे हैं सारी सिचुएशन को? देखिए आदिल, पहली बात तो यह है कि आज आइन की 50वीं सालगिरह मनाई जानी थी, लेकिन बदकिस्मती से आइन की बरसी का इसमें बदल दिया गया और हमने देखा कि हुकूमत जो है वो पूरी तरह आइन को सबोटाज करने के ऊपर तुली हुई है। हमारे आइन की जो 2 बुनियादी चीज़ें हैं, पहली चीज़ ये है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी, और दूसरा पहलू ये है कि ये जो सॉवरेनिटी है इसको ट्रस्ट के तौर के ऊपर चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान इस्तेमाल करेंगे। अगर चोजन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो हमारा आइन ऐसे रियासत के वजूद ही को नहीं तस्लीम करता, और इस वक्त पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं। ये इस वक्त नामजदगियों के ऊपर हुकूमत हो रही है जो हमारा आइन तस्लीम नहीं करता। जहाँ तक आज इस बात का ताल्लुक है कि हुकूमत ने मनी बिल भेज दिया है, देखिए आइन का आर्टिकल 180, 181 बिल्कुल वाजे है। चूंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, फजलुर रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद साहब को पता था कि हमारी औलाद ने ये हरकतें करनी है, तो उन्होंने ये किया कि जो बिल है उसको डायरेक्ट चार्ज कर दिया कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर, और उन्होंने ये कहा कि पार्लियामान जो है उसका कोई किरदार नहीं होगा इंतखाबात का बजट देने से। और इसीलिए हमारा जो आइन है वो ये कहता है कि ये इसकी जो चार्ज हैं वो एक लाजमी पेमेंट के तौर के ऊपर सबसे पहले कंसोलिडेटेड फंड से वफाकी हुकूमत अदा करेगी, और अगर वो अदा नहीं करते तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की लेकिन फवाद साहब, इसमें जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का मौक़िफ़ है कि 2019 में पीटीआई हुकूमत ने IMF और वर्ल्ड बैंक के ताउन से जो एक पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट पास किया था, ये उसी का सहारा ले रहे हैं, जिसके तहत फेडरेशन के अकाउंट से कोई भी खर्चा या लायबिलिटी कौमी असम्बली की मंजूरी लेनी उसमें लाजमी है। अब ये जो कानूनी प्रोसीजर को फॉलो करने पर हुकूमत के खिलाफ अदालत क्या कार्रवाई कर सकेगी? वो तो इसका सहारा ले रहे हैं 2019 में। देखिए, पहले जो झूठ बोला है उन्होंने IMF का, जिसके ऊपर IMF ने एक पूरी प्रेस रिलीज जारी की। ये जो भी आपने बात की है, अगर आपको उनमें से हुकूमत के किसी शख्स ने ये कहा है तो वो इससे भी बड़ी गलत बयानी कर रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो तमाम कवानीन हैं वो आइन के तहत होते हैं। अगर आपको ये जो लाजमी चार्ज से निकालना है, कंसोलिडेटेड फंड से निकालना है, तो फिर आपको आर्टिकल 181 में तरमीम करनी पड़नी है।
ये लॉ से तो नहीं हो सकता। लिहाजा जो भी आपसे, पहली बात यह है कि IMF ने यह वाज़ेह किया है कि उन्होंने, वो तो समझते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए ताकि एक सियासी इस्तेहकाम पैदा हो, लेकिन ये हुकूमत ने अगर ये बात कही है तो ये भी बिल्कुल बहुत बड़ी गलत बयानी है। जैसा मैंने अर्ज किया आपको, ये तो आइन की रिक्वायरमेंट है, किसी कानून को आइन जिससे बालातर नहीं है और आइन के मुताबिक। फवाद साहब, लेकिन ये जरा बताएं कि अब अगर टेक्निकल थोड़ी सी बहस है, लेकिन एक तरफ तो जाहिर है कि वो बाउंड हैं, उन्होंने ये पैसे देने इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन करवाना, ये तो एक जनरल डिस्कशन है। इस साल इलेक्शन अर्ली तो नहीं होने थे, तो उनका मौक़िफ़ तो यही है ना कि ये जून से पहले नहीं रखे जा सकते, क्योंकि पिछले साल ये पैसे इसलिए नहीं रखे गए थे कि इलेक्शन जो है वो जून से पहले हो जाएगा या करा देंगे। तो मैं फिर आपको समझा नहीं पाया, बजट के अंदर ये पैसे नहीं रखे जाते, ये कंसोलिडेटेड फंड से डायरेक्ट चार्ज होते हैं। सो बजट इसलिए कि इलेक्शन किसी भी वक्त आ सकते हैं, क्योंकि ये जो मौक़िफ़ होना कि नहीं, जैसे आज ये, जैसे मैं बड़ा हैरान हुआ हूं कि ANP ने और पीपल्स पार्टी ने भी इस रेजोल्यूशन की हमायत की कि पूरे मुल्क में एक वक्त में इलेक्शन होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि फेडरेशन तो फिर आप नहीं है, फिर तो आप 1 यूनिट में चले गए हैं या आप यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमारे आइन के अंदर इसीलिए सूबों को रिकग्नाइज किया गया है, हैयत उनकी मानी गई है कि उनको जब भी इलेक्शन, उनके इलेक्शनों का प्रोसेस बिल्कुल अलहदा रखा गया। पूरा चैप्टर आइन में दिया गया है सूबों के अंदर इलेक्शन का और वफाक के अंदर इलेक्शन का। और अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो ही नहीं सकते अलहदा, तो फिर आइन का एक बहुत बड़ा हिस्सा रिडंडेंट हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, फिर आप फेडरेशन नहीं कहला सकते, फिर आप यूनिटरी फॉर्म। अच्छा, लेकिन फवाद साहब, लेकिन एक मौक़िफ़ तो जी कंप्लीट कर लें आप, फिर मैं जरा सवाल। इसकी बात मैं आपको ये करा दूं कि 1990 तक इलेक्शन हुए ही अलहदा है, कभी भी पाकिस्तान में ये इलेक्शन जो है इकट्ठे नहीं हुए हैं। सिर्फ 1990 से लेके अब तक ये इलेक्शन इकट्ठे होते रहे, क्योंकि एक ही पार्टी की हुकूमत रही हर जगह और उन्होंने असम्बलियां एक ही वक्त में डिसॉल्व की। ओके, अब जरा वो जो मौक़िफ़ लेते हैं कि अगर पंजाब में हो जाएंगे तो ज़ाहिर है एक लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स इज फ्रॉम पंजाब अगर कोई भी पार्टी जीत जाएगी तो वाइस वर्सा वो कहते हैं फिर 3 प्रोविंसेस पे तो वो भी डोमिनेट करेगी ना। अगर पंजाब का नतीजा आ जाता है, पंजाब में जिसकी गवर्नमेंट होगी वहां तो कोई इंटरम नहीं होगी, तो उसके बाद 3 सूबे क्या इलेक्शन करेंगे? वो तो कहते हैं वो तो फिर इन्फ्लुएंस नहीं होंगे ना कि पंजाब में जिसकी गवर्नमेंट है उसी की तरफ जाएगा सब। पहली बात तो ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल इशू नहीं है, ये पॉलिटिकल आर्गुमेंट है। अब आप देखिए कि इसमें भी अभी 37 इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान में, जिसमें पंजाब में तकरीबन 30 इलेक्शन हुए हैं। हुकूमत भी अपनी, प्रोविंशियल हुकूमत भी इनकी अपनी, इलेक्शन कमीशन भी अपना और बाकी कंट्रोल भी सारा इनका अपना। उसके बावजूद ये 37 में से 30 इलेक्शन हार गए। असल डर ये नहीं है कि यहाँ क्या होगा या वहाँ क्या होगा, असल डर ये है कि इनके पास इस वक्त कोई लीगल कोई सियासी पोजीशन ही नहीं रहेगी इलेक्शन लड़ने की। ये सिर्फ इसलिए इलेक्शन से दौड़ रहे हैं कि इनको मालूम है इलेक्शन जीत नहीं सकते और वोट नहीं है, और ये वो वाहिद वजह है जिससे कि इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। अच्छा, अब मसला वो जाहिर है उसकी पोजीशन वो भी, अब ये एक तरफ आपका मौक़िफ़ है कि जी वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, साथ में वो कहते हैं ट्रेंड सेट हो जाएगा, फिर तो पंजाब में हमेशा ही पहले हुआ करेंगे, पंजाब फैसला कर लेगा बाकी तीनों सूबों के मुकद्दर का। लेकिन चलें इस बहस में जाए बगैर, अवामी राब्ता करने का आप लोगों ने कहा है, उसकी क्या डेडलाइन है और क्या राब्ता करेंगे? जलसे तो आप लोग पहले भी करते रहे और लॉन्ग मार्च भी कर चुके हैं, अब क्या करेंगे? पहली बात तो ये कि आपका आर्गुमेंट तो फिर ये है कि पाकिस्तान शुड बी यूनिटरी। नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही। आवाज आपके कोई इंटरनेट का इशू हो रहा है। ये बेसिकली मेरा आर्गुमेंट नहीं है, मैं आपके सामने वो मौक़िफ़ रख रहा हूँ जो पार्लियामान में गुफ्तगू हुई है, उनका मौक़िफ़ रख रहा हूँ, मेरा आर्गुमेंट नहीं है। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना, अगर इस आर्गुमेंट को मान लिया जाए, जो पार्लियामान के सामने ये आर्गुमेंट है, इसको मान लिया जाए, तो इसका मतलब ये है कि हम फेडरेशन नहीं रखना चाहते। और अगर हम फेडरेशन नहीं रखना चाहते तो फिर ये एक बहुत तवील बहस का मामला है। ये सिर्फ जो है वो शायद 15 मिनट के या 20 मिनट के सेगमेंट में कवर ना हो सके। इसके लिए तो फिर बड़ी डिटेल बहस चाहिए कि आप फेडरेशन नहीं होना चाहिए, आपको यूनिटरी फॉर्म होना चाहिए। और मैं आपको याद करा दूं कि 1 यूनिट जब बनाया था अयूब खान ने, तो वो हमें एक तल्ख तजुर्बा रहा है और इसलिए हमने 1 यूनिट से जान छुड़ाई है और हम फेडरेशन बने हैं। तो अगर आप ANP और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे आपके प्रोग्राम में आए तो आप उनसे जरूर पूछें कि आप क्या पाकिस्तान को फेडरेशन खत्म करके 1 यूनिट बनाना चाहते हैं, तो फिर उसके ऊपर बहस कर लेंगे। ठीक, अवामी राब्ता नहीं है।
जी, अवामी राब्ता बताएं, अब आप क्या करेंगे? आप जलसे भी कर चुके हैं, लॉन्ग मार्च भी कर चुके हैं, अदालत से फैसला भी ले चुके हैं, अदालत के फैसले को पार्लियामान वर्सेस अदालत तस्वुर किया जा रहा है, पार्लियामेंट ने इंप्लीमेंट कराना है, अब हुकूमत ने बॉल पार्लियामेंट के कोर्ट में फेंक दी है। आज भी अदालत हुक्म करे तो इंप्लीमेंट गवर्नमेंट ने करना है, वो जिस तरह कर रही है वो हम सब जानते हैं। अब अवामी राब्ता क्या होगा, क्या करने जा रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए ना, मसला ये है कि अब अवामी राब्ता तो नहीं होगा ना, फिर तो रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की मूवमेंट आपको चलानी पड़ेगी। अगर आप सुप्रीम कोर्ट को बतौर इदारा खत्म कर रहे हैं, अगर आप पार्लियामेंट को बतौर इदारा खत्म कर रहे हैं, आइन को आप खत्म कर रहे हैं, तो फिर तो देखिए ना, फिर तो अवामी राब्ता तो खत्म हो गया। फिर तो आपको रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की मूवमेंट चलानी पड़ेगी और हम इंशाल्लाह उसके लिए तैयार हैं। क्या करेंगे लोग? आप धरने होंगे, लॉन्ग मार्च होगा, सड़कों पे निकल जाएंगे, वकीलों की तहरीक चलाएंगे, क्या करेंगे? उसकी तफसील इंशाल्लाह आपको दे देंगे हफ्ते में। और ये कब तक शुरू कर देंगे? जाहिर है ये तो अगले 2-3 दिनों में पता चल जाएगा, मैक्सिमम एक हफ्ते में। ओके, अब ये इलेक्शन कमिश्नर ने जो स्पीकर को खत लिखकर इलेक्शन एक्ट में तरमीम का मुतालबा किया है और इंतखाबात की तारीख भी देने का इख्तियार मांगा है कि वो डेट्स का इख्तियार हमें हो, अगर ये इख्तियार दे दिया जाता है तो फिर क्या होगा आपके ख्याल में? क्योंकि इलेक्शन कमीशन को फिर जवाज मिल जाएगा, वो तो इल्तवा अपनी मर्जी से कर सकेंगे अगर उन्हें मिल जाता। नहीं, देखे ना, आइन के आर्टिकल 224 वो तो कहता है ना कि 90 दिनों में इलेक्शन होने। इलेक्शन कमीशन तो सिर्फ अनाउंसमेंट का इख्तियार मांग रहा है कि चूंकि गवर्नर अनाउंस नहीं कर रहे हैं तो आप हमें करने दें। हो सकता है, लेकिन सच्ची बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक अपने इख्तियार जिस तरह से इस्तेमाल किए हैं, जाहिर है कि लोग समझते हैं कि वो एक बिल्कुल बेजान इदारा है जिसकी कोई हैसियत नहीं है और वो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की या चंद पार्टियों की एक एक्सटेंशन बन के रह गया है। तो इलेक्शन कमीशन के मौजूदा चेयरमैन ने, मेम्बरान ने, तो सच्ची बात यह है कि बहुत बेइज्जती करवाई है अपने इदारे की और बहैसियत इदारा इसको ख़त्म ही कर दिया है। बाकी इख्तियार खाली देने से तो नहीं इख्तियार मिल जाते, इख्तियार इस्तेमाल करने वाले लोग भी तो चाहिए। अब देखिए, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं ना, ये 10 दिन बाद खुद ब खुद कानून बन जाएगा। सदर के पास जो वापस किया है बिल को मुश्तरका इजलास से अब अप्रूव हो गया, प्लस तौहीन अदालत के कानून पे बात हो रही है। फिर जब ज़ाहिर है जजेस की जो बेंचों की तश्कील है, ये मसला भी जो है वो कानून बन चुका होगा। आगे जब हुकूमत इस केस को परसू करने की कोशिश करेगी तो सिचुएशन बड़ी डिफरेंट और डिफ़िकल्ट होगी। उसके बाद जो है वो बहुत कुछ आपके हाथ में रह नहीं जाएगा। क्या फोर्स ही कर रहे थे आप लोग इस सूरत हाल को, या आगे देख रहे हैं कि क्या होने जा रहा है? नहीं आदिल, जब भी हुकूमतें जाने वाली होती है ना, तब इस तरह की हरकतें करती हैं और उनको लगता है कि हम तो इन्हें अदालत के कानून में तब्दील कर लेंगे तो हम बच जाएंगे, हम ये कानून बदल लेंगे अपनी अक्सरियत से तो ये हो जाएगा। ये हुकूमत नहीं बच सकती। अब ये हुकूमत का वक्त पूरा हो गया और आप इंशाल्लाह देख लेंगे। पहले तो ये लॉ बनना जो है, जाहिर है इसको पहले तो आपने देखना है कि ये लॉ टच स्टोन के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के टच स्टोन के ऊपर बन भी सकता है या नहीं। चैलेंज कर रहे हैं आप? अभी जिस तरह सदर साहब ने लिखा है, उन्होंने तो कहा है कि ये नहीं बन सकता कानून, तो जाहिर है सदर साहब ने बड़ी, तो चैलेंज कर रहे हैं आप लोग? हम चैलेंज कर रहे हैं। और ये कब तक करेंगे? हमने अपने लॉयर्स को एंगेज किया हुआ है, इंशाल्लाह ताला अगले 1-2 दिनों में चैलेंज करेंगे। 1-2 दिनों में ये चैलेंज हो जाएगा। और सादा कानून के तहत तब्दीली नहीं लाई जा सकती, पार्लियामेंट में ये बात की है, लेकिन उसमें लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का जिक्र है। ये फिर इसका मतलब कानूनी लड़ाई है। अब मैं ज़रा आपको सुनवाता हूँ। आज गोल्डन जुबली जो थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उस पर जस्टिस काजी फाइज ने भी शिरकत की और उन्हें ज़ाहिर एक वजाहत भी करनी पड़ी क्योंकि पार्लियामान के अंदर जो तकरीरें हो रही थी उसके ऊपर ज़ाहिर है ये बनता भी था। ज़रा सुनिएगा उन्होंने क्या कहा। आपसे मैंने आने से पहले पूछा था कि यहाँ कोई ऐसी सियासी बातें तो नहीं होंगी, तो आपने मुझे कहा नहीं, आइन की बातें होंगी सिर्फ मगर बहुत सारी सियासी बातें हो गई। खैर, इनका फ्रीडम ऑफ राइट है, वो भी यही आइन देता है, तो मैं उनको कुछ नहीं कहता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इनसे एग्री करता हूँ। शायद कल इन्हीं लोगों का केस आएंगे और शायद उनके खिलाफ फैसले होंगे और शायद वो मेरे खिलाफ ये बातें करें। तो मैं सिर्फ ये कहना, वजाहत करना चाह रहा हूँ, मैं आया था, आइन की गोल्डन जुबली थी आज, ये जश्न है। बातें तो बड़ी ज़बरदस्त की उन्होंने पार्लियामान के अंदर ही रहते हुए। उन्होंने कहा कल इनके केसेस आए हुए होंगे तो शायद ये मेरे खिलाफ भी बात कर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि राइट है पार्लियामान में ये बात करने का। ये जो तमाम ऑप्टिक्स हैं, कैसे देख रहे हैं इनको सबको? जाहिर है आज फायज साहब के ऑप्टिक्स तो काफी बुरे रहे, काफी तनकीद का सामना है उन्हें सोशल मीडिया के ऊपर, जहाँ पे थोड़ी बहुत आज़ादी रह गई है बात करने की। ज़ाहिर टेलीविजन वगैरह तो कंट्रोल है उन पे, तो हालत बुरी है।
लेकिन जो उधर भी जरूरत से ज्यादा आजादी है ना सर, सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो काफी तनकीद का वो निशाना। आजादी जरूरत से ज्यादा नहीं होती, आजादी तो आजादी होती है। नहीं सर, आजादी किसी की नाक से आगे चली जाए तो बस फिर खत्म भी हो जाती है ना। प्रॉब्लम यह है कि वहां पर भी इतनी आजादी है कि आप झूठा इल्जाम भी लगा दें। जब कानून बनाते हैं तो जब उसके लिए कानून बनते हैं तो वो कानून भी नहीं बनाने देते और फिर टेररिज्म में उठा लेते हैं लोगों को। वो भी नहीं, लेकिन कानून बना भी, ये आपको भी पता है, फिर उसके बाद कानून का इस्तेमाल गलत हुआ भी, उसके आप खुद भी विक्टिम है, ये आपको पता है। और इस मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि कानून बनाना इशू नहीं है, कानून का इस्तेमाल हमेशा सियासी मुखालफिन या अपने मुखालफिन के खिलाफ किया जाता है, लेटर एंड स्पिरिट में नहीं होता। खैर, मैं ज़रा इसके आता हूँ ना, ज़रा ये जो ऑप्टिक्स हैं इस पर आप बात कर दे। गालिबन के असल इशू ये है कि क्या मैसेज क्या जा रहा है। वैसे और भी मेरे ख्याल है जजेस को तो आई एम श्योर बुलाया होगा जॉइंट सेशन में, इस तरह हुआ तो होगा, बाकी सबको इनविटेशन गया होगा। पता नहीं, ये तो अब ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी बता सकती है जो आजकल कंट्रोल करती है हाउस को, और जिन्होंने टेक्टफुली फायज ईसा साहब को जरदारी साहब के साथ बैठा दिया और जिनके मुकदमे उनके पास थे, और फिर इसहाक डार के साथ बैठा दिया जिसका हुदैबिया पेपर मिल उन्होंने खत्म किया था। तो मुझे लगता है फायज ईसा साहब को इंसल्ट करने के लिए इस तरह की सीटिंग अरेंजमेंट की गई। एक साजिश का जिक्र किया बिलावल साहब ने आज। जाहिर है ये साजिश का जिक्र बहुत पहले से हो रहा है, पिछले साल भी था, अभी फिर वो कह रहे हैं कि हम समझते थे कि ये खत्म हो जाएगा। जरा सुनिएगा, फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। सुनाइए। 10 साल प्लान था और इस प्लान को कामयाब करवाने के लिए क्या सिर्फ एक इमरान खान नियाजी मौजूद, और वो लोग जो इस साजिश में शरीक थे वो आज भी हमारा आला अदलिया में बैठे हैं। और एक और जगह है जो अदारा नहीं है मगर इसको अदारा कहा जाता है, यहां भी एक साजिश था जहां मर्डर ऑफ मेरिट होना था, और मेरिट को मर्डर करते हुए किसी को इस अदारा पे भी अपने 10 साल पे मुसल्लत करना था। असल डॉक्ट्रिन ये था, और हमने समझा कि हमने तो अदम एतमाद कर लिया है, जमहूरियत तो कामयाब हो गया है, साजिश खत्म। इस पे हम गलत थे। वो कहते हैं अभी जो कुछ अदलिया में हो रहा है ये उस साजिश का हिस्सा है। 10 साल का प्लान था वो, जिसमें जिक्र करते हैं कि जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाना था, फिर मुखालफिन को अंदर डाल देना था और उसके बाद अदालतों से फैसले करा देने थे। ये उसी की तरफ कर रहे हैं और वो कहते हैं इसका तसलसल अभी भी जारी है। कि 10 साल मंसूबा बनाया था आप लोगों ने कोई? देखिए, मेरे ख्याल बिलावल भुट्टो अभी तक पेचोर नहीं हो सके, हालांकि अब तो वो 35-36 साल के हो गए हैं, और अगर उन्हें जिंदगी में कभी कुछ 2-4 किताबें वो पढ़ लें और थोड़ा एक रैशनल थिंकिंग उनकी नहीं है। देखते हैं हम अभी देखिए 2.25 अरब रुपया उन्होंने अपने दौरों के ऊपर खर्च कर दिए, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज उन्होंने मुकम्मल कर लिए हैं। और जो बड़े बड़े मोतबर लोग फॉरेन ऑफिस के हैं वो बड़े परेशान हैं, वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान जो है उसको काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है बिलावल साहब के इररेशनल बयानात से। और आज का बयान भी उनका ऐसा ही एक बेतुका बयान है जिसका ना सार है ना पैर है। तो ये 10 साल साजिश वाला कोई ऐसा प्लान नहीं था जो इनको बताया गया है, इन्हें पता चला कि ये होने वाला? पाकिस्तान का आईन पाकिस्तान के लोग तब्दील कर सकते हैं, और उसके अलावा और उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। 2/3 मेजॉरिटी के अलावा कैसे, मतलब उनका क्या प्लान है, कैसे वो समझते हैं क्या होगा, एक मतलब उसका कोई रैशनल नहीं है ना क्या। उसके बाद आज अगर कोई पार्लिमानी जमहूरियत के लिए, फेडरेशन के लिए कोई पार्टी खड़ी है तो वो तहरीक इंसाफ खड़ी है। तो बस पार्टी तो जाहिर है कोई पार्टी नहीं है, एक रीजनल पार्टी है। अगर आज पाकिस्तान के आइन की लड़ाई को पार्टी लड़ रही है वो तहरीक इंसाफ लड़ रही है, और पाकिस्तान की कौमी वहदत की लड़ाई को लड़ रही है तो तहरीक इंसाफ लड़ रही है। अब ये जो मसला है जाहिर है वो ये कहते हैं, इसीलिए हुकूमत में खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि हमें बताया गया था ये हो जाएगा, इस वजह से। बहरहाल खैर एक दूसरी तरफ भी साजिश का जिक्र किया खान साहब ने भी ना। खान साहब ने भी कहा कि बाजवा साहब जो हैं वो अमेरिका से दोबारा इल्ज़ाम हटा के बाजवा साहब पे ले गए। उन्होंने कहा कि वो एक्सटेंशन लेना चाहते थे, उनको फिर फिक्स किया है कि ये कर रहे थे सारा कुछ। अब समझ नहीं आता कि पहले आप लोग कहते हैं हम उन्हें एक्सटेंशन देना चाहते थे, फिर कहते हैं 6 महीने की देना चाहते थे, फिर कहते हैं कि हमने उनसे कहा अगर आपको वो दे रहे तो हमसे एक्सटेंशन ले लें, फिर कहते हैं कि नवाज शरीफ ने जो एक काम अच्छा किया वो ये किया, उन्हें एक्सटेंशन नहीं दी।
ये साजिशी थ्योरी एक तरफ से नहीं आपकी तरफ से भी है कि हो क्या रहा था, वो क्या चाहते थे, आप क्या चाहते थे, ये अभी तक ये नहीं समझ आया। नहीं, ये तो देखे ना, अभी आपने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट 5-6 स्टेटमेंट्स इकट्ठी कर दी है, उसको आपने साजिशी थ्योरी बना दिया, वो नहीं है। इशू ये है, पहले तो मैं आपको बताऊं, खुर्रम दस्तगीर, बिलावल, ये तो ऐसे खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है ना। आप देखें कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो रैशनल भी होता है ना, पाकिस्तान में किस तरह से, मतलब पाकिस्तान के आइन को किस बदलने के लिए बड़ी सिंपल है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। 2/3 मेजोरिटी के बाद जो है, बल्कि आइन को फंडामेंटल चेंज करने के लिए तो शायद आपको रेफरेंडम भी कराना पड़े, ऐसे तो नहीं आइन तब्दील हो जाते। उसके बाद जो ये एक्सटेंशन वाली बात है, ये बड़ी, आपने 6 डिफरेंट जगहों से स्टेटमेंट्स उठाई हैं। खान साहब ने कहा कि जब पहले हमने कहा बाजिदर साहब को कि अगर आपके एक्सटेंशन का मामला है तो इसके लिए आप हुकूमत को डीरेल ना करें, एक्सटेंशन आप हमसे बात कर लें। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने भेजा शौकत तरीन साहब को भी और बताया कि अगर आप इस तरह से हुकूमत को डीरेल करेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगी। और जो हमने कहा, जो इमरान खान ने मैसेज पहुंचाया शौकत तरीन साहब को, एग्जैक्टली वैसे हुआ। और आज आप देख लें, पाकिस्तान की इकोनॉमी का हशर नशर हो गया है इस एक गलत फैसले की वजह से। उसके बाद दूसरा जो मामला था, उन्होंने कहा, ये जो 6 महीने का था, वो ये था कि जब वो मुलाकात हुई और उन्होंने कहा मैं इलेक्शन करवाना चाहता हूँ, तो उसके ऊपर अगर हमें 6 महीने की एक्सटेंशन भी हो जाए तो काफ़ी होगा। तो वो इलेक्शन करवाने के लिए 6 महीने की एक्सटेंशन की बात उन्होंने की थी। और तीसरा, बिल्कुल उन्होंने कहा, वो कहा कि नवाज शरीफ ने सही फैसला किया, उन्हें एक पूरी मुद्दत की एक्सटेंशन नहीं दी। नहीं, अब सवाल मेरा दोबारा मैं आपको समझाता हूँ, आपके सामने दोबारा सवाल रखता हूँ कि ये बातें आप अपनी जगह पहले भी करते आए हैं। सवाल ये कि आपको क्या, पहले मैं ज़रा शॉर्ट सुनवाता हूँ फिर सवाल रखता हूँ। शॉर्ट सुनाइए। साजिश कुछ साल पहले से शुरू हुई। मैं एक सरबराह को मिल रहा था मिडल ईस्ट से, उसने मुझे कहा कि तुम्हें पता है कि तुम्हें हटाने की कोशिश कर रही है और जो तुम्हारा आर्मी चीफ है वो तुम्हारे से खुश नहीं है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं तो समझा हम एक पेज पे हैं। जायजा लिया कि क्या क्या इवेंट्स हुए और किस तरह की साजिश हुई और कौन कौन इसमें मुलव्वस था, लेकिन एक किरदार जो इसका मास्टरमाइंड था, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी समझ आ गई। शहबाज शरीफ से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी जनरल बाजवा की, जो हम समझते थे कि अमेरिका से साजिश शुरू हुई है, शुरू वहां से नहीं हुई, शुरू इधर से हुई थी। इसके अंदर फिर बाकी सारे मिलते गए, ये सारे पीडीएम के लोग, ये सब शामिल थे बाद में। सर, अब ये मुझे बताएं कि अगर आप कहते हैं शुरू वहां से नहीं, शुरू यहां से हुई है, और ये आपको पहले पता चल गया था, लेट पता चला, अभी तो खुद कह रहे हैं कि मुझे मिडिल ईस्ट के किसी हुक्मरान ने बताया था, तो अगर यहां से शुरू हुई थी तो आपको शुरू से ही कौम को बताना चाहिए था कि यहां से शुरू हुई है भाई, अमेरिका से शुरू नहीं हुई, इतने ताल्लुकात खराब ना होते। फिर उसके बाद अब आप ये कहते हैं कि जनरल बाजवा थे, उन्होंने ये सारा कुछ किया था, फिर कभी मोहसिन नकवी साहब हैं, कभी अमेरिका है, एक जगह फिक्स क्यों नहीं कर रहे मामला के शुरू कहां से हुआ था, खत्म कहां हुआ? क्योंकि आदिल इतना आसान नहीं है ना, जिस तरह से आप 3 लाइनों में बात करना चाहते हैं। कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, इसके लिए एक बड़ा दिमाग चाहिए। और 1.5 सेकंड के सवाल में ये ना ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करने से ये चीजें जो है क्लियर हो जाती हैं। इसमें बड़ी सिंपल बात है, 10 दफा हमने समझाने की कोशिश की है, अगर आप नहीं समझना चाहते तो आप ना समझें। बड़ी सिंपल बात है, जब हुसैन हक्कानी की हायरिंग का हमें तो नहीं पता था, जब अमेरिका से डोनाल्ड लू का लेटर आया उस वक्त तो यही लग रहा था कि अमेरिका की अपनी जो है ख्वाहिश के ऊपर हुआ है। जब आपने उन्होंने बाजवा फाइल्स के नाम से जब ट्विटर के ऊपर ये सारा आई और ये सारी कहानी आई कि किस तरह से एक कंपनी बना के हुसैन हक्कानी को हायर किया गया था, तो फिर उसी में ही ये बताया गया था कि किस तरह से अमेरिका को कन्विंस किया गया कि असल में तो इमरान खान सरकार आपके खिलाफ है। तो हमें कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के हुक्मरान ने पहले बता दिया था कि आपकी एस्टैब्लिशमेंट आपको हटाना चाहती है। तो उसके बाद अगला भी टुकड़ा सुनवाए ना, जहां पे उन्होंने कहा कि मैंने यकीन नहीं किया, और मैंने आगे जनरल बाजवा से पूछा कि आप जो है क्या इस तरह की कोई बात है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, हम इन्हें लेके क्यों आएंगे, ये तो मेरे बड़े सख्त खिलाफ है। और उसके बाद जब हमने तो आखिर तक जो है, तो आपने जनरल बाजवा साहब की बात पे यकीन कर लिया, जाहिर। ठीक है, चलें, आप बड़ी सादगी दिखाई आपने। वैसे अब जरा मुझे ये बताइएगा कि सादगी दिखाई तो आज सड़कों में चले जरदारी साहब की भी जरा आपको गुफ्तगू सुनवाते हैं। I believe, Pakistan People's Party believes, we cannot
go in for a chaos situation. So, yes, we can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. The Prime Minister is the only valid authority to do a dialogue. Anything else, it could be many things else. One day election, 6 months, 2 months, 1 year, whatever the case may be, it's in a dialogue. You can't have prerequisite positions कि मैं आपके पास dialogue के लिए आऊँ मगर मेरा इमें फैसला थिया तो मैं मने सा जे इवें न थिया तो मैं अल्लाह मैं ना मने सा ऐसा नहीं होता dialogue. You give and take. Father, do you think is he giving a way to break the ice? कोई रास्ता, कोई माहौल बनाने की पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब कोशिश कर रहे हैं? आपको लगता है इस बयान से या सिर्फ ये फर्जी तौर पे था? नहीं, मुझे उनकी समझ नहीं आई है कि वो कह रहे हैं कि अपोजिशन आए, कह रहे हैं, मतलब एक बेतुका सी बात की है उन्होंने। परसों चौथ जो एलामिया आया था पीपल्स पार्टी का वो ज्यादा वाज़ेह था, जिसमें उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि बातचीत से मसले हल होंगे और बातचीत का रास्ता जो रोज ये कहना कि बातचीत नहीं होगी ये गलत अप्रोच है, जो शहबाज शरीफ ने कहा था, वो ज्यादा वाज़ेह बात थी। आज तो मुझे समझ ही नहीं आई जरदारी साहब की क्या बेतुकी सी उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हम करना भी चाहते हैं, नहीं भी करना चाहते, अपोजिशन वज़ीर-ए-आज़म से बात कर ले। इट्स आई डोंट नो फ्रैंकली व्हाट ही सेड। लेकिन मैं आई एम वन ऑफ दोस जर्नलिस्ट, मैं उन जर्नलिस्ट में से हूं जो शुरू से इस सारे माहौल के अंदर भी ये बात कर रहा हूं कि जब तक पॉलिटिशियंस बैठ के डायलॉग नहीं करेंगे ये मसला हल नहीं होगा। अदालत से भी करके देख लिया, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी लोगों ने मिल के और अलहदा होकर देख लिया। अल्टीमेटली ये पॉलिटिशियंस को मसला अपना बैठ के हल करना है, वरना सिर्फ पाकिस्तान का आइन का नुकसान होगा। अब सवाल ये है कि अगर पीपल्स पार्टी को थोड़ी लचक दिखा रही है, थोड़ा सा आप लोग उनके साथ डायलॉग करें, वो ये भी कह रहे हैं कि ठीक है कंडीशनल ना करें आप कि सिर्फ ये डेट होगी, आप आए इलेक्शन के लिए बैठ के बात, थोड़ी आप लोगों की बातचीत होगी तभी ये जमहूरियत किसी हद तक महफूज रह सकती है। बाकी तो हमने देख लिया दोनों साइडों ने पोजीशनिंग की हुई है, दोनों को एक एक इंस्टीट्यूशन की सपोर्ट भी है, बट इवन देन कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा। नहीं, देखें बात बड़ी सिंपल है, हम तो चाहते हैं जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही बात है, यही एक हल है कि पॉलिटिशियंस आपस में बैठे, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट भी साथ बैठे और तीनों एक दूसरे से फैसला कर लें कि रूल ऑफ द गेम क्या है, स्पेस क्या, किसको क्या स्पेस देनी है और उसके मुताबिक आगे चलें। आई टोटली एग्री विद यू, यहाँ तो रूल ऑफ द गेम ही नहीं है। अजीबोगरीब भी लग रहा है कि वाइकिंग्स के दौर में हम रह रहे हैं, उठा के लोगों को ले जाएं, उन्हें नंगा करके मारें, ये करें वो करें, इस तरह तो मुल्क नहीं चलता है। मुल्क में तो रूल ऑफ द गेम चाहिए, कोई कॉन्सेंट होती है, कोई एक रूल ऑफ द लॉ होता है, कोई उसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होती है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, हर चीज खत्म होती जा रही है। 8 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए, किसी को परवाह ही नहीं है, प्रॉब्लम ही लग रहा है, कोई इशू ही नहीं। अगर कोई रास्ता, क्योंकि कोई ना कोई कोशिश तो अभी भी हो रही होगी, तो अगर कोई रास्ता बनता है पीछे तो वजीर आजम से पीटीआई बात करने के लिए तैयार है? 100% बात करने के लिए तैयार है और हमने पहले भी ये बात कही है, इमरान खान ने ये बात कही है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कही है, असद उमर साहब ने कही है, मैंने कही है, असद कैसर साहब ने कही है और सबने हमने कहा है कि देखिए इलेक्टोरल फ्रेमवर्क के ऊपर बातचीत करें और डिफरेंसेस ओवर इलेक्शंस जो हैं उनको हम कम करने के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं और यही हमारी पार्टी पॉलिसी है। इसमें ये हो सकता है कुछ महीने आप आगे चले जाएं और कुछ महीने वो पीछे आ जाए? देखिए ये इस तरह नहीं होना ना, ये तो आइन की रिक्वायरमेंट है। आप इलेक्शन पंजाब के आगे नहीं कर सकते, वो तो चला गया ना सर। अब मसला वो देखे ना, वो आपका अदालत ने फवाद साहब वो मसला हल करना है। मैं तो पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, अब अदालत क्या करती है इनके साथ, ये क्या करते हैं, वो एक उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे कंसेंसस क्रिएट करना होगा। उसके लिए आप फ्लेक्सिबल हैं? अब ये उस पर डिपेंड करता है कि हम नेशनल इलेक्शन के ऊपर क्या गुफ्तगू होती है, कैसे कंसेंसस इमर्ज होता है। लेकिन पंजाब पे कोई डिस्कशन नहीं हो सकती? नहीं, डिस्कशन तो इलेक्शंस पे ही होगी, सब पे ही होगी। आपको लगता है कंटेम्प्ट लगेगी किसी पर अगर ये फंड्स नहीं जमा करवाते हैं तो? मेरे ख्याल में तो शहबाज शरीफ साहब एंड द कैबिनेट विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर 5 इयर्स, जिस तरह से हालात जा रहे हैं। बट वो रेजोल्यूशन देखिए आपने, सुना उस पर तो उनका साइन ही नहीं है। वो तो भाग गए सारे, वो तो हमने पूछा है उनसे, रेजोल्यूशन पे भी साइन नहीं है और उस पे भी साइन नहीं है। लेकिन ये जो आज इन्होंने पैसे ना दे के और शिफ्ट करने की कोशिश की है आजम नजीर तारड़ की गलत लीगल एडवाइस की वजह से,
तो आई थिंक शहबाज शरीफ और मरियम तो बड़ी खुश होंगी कि ये चाचा से जान भी छूट गई है और एक पॉलिटिकल वो भी मिल गया है, बयानिया भी मिल गया। पहले खबर यही है कि PMLN को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर शहबाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई होते हैं तो हो जाए, काम रुकना चाहिए। तो बस शहबाज शरीफ साहब गुड लक। थैंक यू। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखेंगे कि अब क्या पार्लियामान जिस तरफ चली गई है, अदालतों के फैसले हैं, ये दोनों इदारे कैसे इस क्राइसिस को रिजॉल्व करेंगे या किसी सोल्यूशन की तरफ पहुंचेंगे, इस पर ज़रा बहस करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट हसनात मलिक साहब, कोर्ट रिपोर्टिंग का बहुत एक्सपीरियंस है उन्हें। बैरिस्टर शुएब साहब कानूनदान हैं। दोनों से ज़रा ये बात करेंगे कि ये मामला किस तरफ जा रहा है। शुएब साहब ज़रा मुझे ये बताइएगा कि मनी बिल आ गया पार्लियामेंट के अंदर, तकरीरें हुई हैं, एक ऑनरेबल जज मौजूद थे पार्लियामान के अंदर, ज़ाहिर है वो एक उनका इख्तियार भी है, उन्होंने खुद भी इसका तस्करा किया, लेकिन ये अब आगे क्या होगा कानूनी तौर पर? अदालत के सामने क्या रास्ता है, इनके सामने क्या रास्ता है? देखिए, जजेस की जो इम्प्रेशन है वो उनकी जजमेंट से रिफ्लेक्ट करता है, और आप जितने भी जजेस को याद कर रहे हैं जो प्रीवियस जजेस थे या चीफ जस्टिस थे, तो आप उनकी परफॉर्मेंस, उनकी जजमेंट की बेस पे उनको याद कर रहे हैं या उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं या आप उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये कोई बड़ी बात नहीं है। पार्लियामेंट में कोई बंदा भी आके पार्लियामेंट के अंदर बात कर सकता है। ओकेजन क्या था कि आपकी गोल्डन जुबली है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की, और उसके तहत हुआ है। दूसरी बात यह है कि आर्टिकल 68 के होते हुए पार्लियामेंट के अंदर आप रेजोल्यूशंस लेके आ रहे हैं, हालांकि 68 आर्टिकल्स कैटेगोरिकली ये कह रहा है, ये पढ़ा मेरे सामने, ये कहता है नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस मजलिस शूरा पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और ऑफ अ हाई कोर्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। आर्टिकल 68। मतलब इसको देखें ना, मतलब इससे ज़्यादा क्लियर इंस्ट्रक्शंस क्या होंगी इसमें कि आप उसके कंडक्ट को डिस्कस नहीं कर सकते इन दी परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़। ऑफिशियल ड्यूटी में उन्होंने एक जजमेंट दी है, आप उसके खिलाफ रेजोल्यूशन लेके आ गए हैं। तो वजह ये हो रही है कि आज एक तरफ से गलती हो रही है, कल दूसरी तरफ से गलती हो रही है, तो कोई आवे कावा ही बिगड़ा हुआ है। लेकिन पार्लियामेंट को भी तो इम्यूनिटी है ना, पार्लियामेंट में भी तो स्पीचेस को इम्यूनिटी है, कवर हासिल है। अब वो बात आपकी ठीक है, लेकिन अगर पार्लियामेंट को इम्यूनिटी होती इस लेवल की, वो 66 आर्टिकल है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो है ना वो 66 में है, ये कोई और चीज़ है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज में ये कहा गया है कि जी आप कोई बात डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। 68 तो कैटेगोरिकली कह सकता है कि जज साहब ने अपनी परफॉर्मेंस पे ड्यूटी डिस्चार्ज करते वक्त एक जजमेंट दी है, आप उसको डिस्कस नहीं कर सकते। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और 68 में फर्क है। लेकिन अब तो दोनों की डोमेन का भी मसला है ना, आप पार्लियामेंट में की भी बात को भी कहां पर पकड़वाएंगे, उसकी पकड़ किधर होगी? अगर हम मान भी लें कि ये जरा आगे निकल गए तो अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी उनकी? पार्लियामेंट की भी तो डिस्कशन को कोर्ट उस तरीके से नहीं ले सकती ना। देखिए, हमने एक केस किया था शीरी मज़ारी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जो ख्वाजा आसिफ के अगेंस्ट था। उसमें हमने ये बात की थी कि पार्लियामेंट के अंदर आप किस हद तक बात कर सकते हैं और किस हद तक बात नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कमिट ए क्राइम ऑफ स्लैंडर, डेफमेशन। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के पीछे बैठ के आप किसी की हद तक इज्जत नहीं कर सकते, कोई जुर्म सादर नहीं कर सकते। तो ये वजह ये हो रही है, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं है, इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं है। इसमें कैटेगोरिकली ये लिखा हुआ है कि 66 में पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है और 68 में जजों के बारे में जब वो एक जजमेंट दे रहे हो उसको एक सामने रख के उसको डिस्कशन का आगाज नहीं कर सकते, या एक रेजोल्यूशन पास हो जाती है। ओके, चलें इस पे ज़रा मजीद बात करते हैं। हसनात साहब, ये बताइएगा कि आज जो पार्लियामेंट के अंदर, पहले मैं ज़रा दो अदालती या कानूनी सवालात आपके सामने रख देता हूँ और उससे मुताल्लिक सवालात रख देता हूँ।
आज जस्टिस काजी फायद ईसा साहब गए, उन्होंने स्पीच की पार्लियामेंट के अंदर, और जजेस को भी जो है वो इनवाइट किया होगा, ज़ाहिर गोल्डन जुबली थी, लेकिन उन्होंने शिकायत भी की कि आपने कहा था कोई सियासी बातें नहीं होंगी, लेकिन यहाँ पर और सिर्फ आईनी गुफ्तगू होगी, लेकिन यहाँ फिर भी हुई, लेकिन उन्होंने कहा आपका राइट है, आप कर सकते हैं, पार्लियामान में हो सकती है सारी बात। लेकिन दीगर जजेस नहीं थे, सिर्फ काजी फायद ईसा साहब गए। आपकी क्या मालूमात है इस बारे में? देखिए, वहाँ सुप्रीम कोर्ट में तो डिवाइड बड़ी वाज़ेह है, लेकिन इतलात ये है कि जस्टिस काजी फायद ईसा ने अपने जो साथी जजेस थे, जो उनके करीबी, उनसे मशवरा लिया, तो किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया कि जाना चाहिए जो पार्लियामेंट में। इस वक्त जो माहौल है, इस किस्म की पोलराइज जो चीज़ें बने और मामला सब्जुडिस है, इलेक्शन मैटर, तो इसमें मुनासिब नहीं है कि हमें जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि जस्टिस काजी फायद ईसा ने ये मुनासिब समझा कि मैं जाऊँ, और वो उसके बाद हम देख रहे हैं कि जिस तरह सोशल मीडिया में या इवन इंडिपेंडेंट लोग जो हैं, जो जस्टिस काजी फायद ईसा के हामी भी हैं, वो भी समझ रहे हैं कि टाइमिंग जो थी वो मुनासिब नहीं थी। बाकी पार्लियामेंट में जाना जज का ये बड़ी एक खुशैन बात है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात है। जब से इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर से हम अब तक देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा पार्लियामेंट को दबाया ही है, लेकिन आज ये जस्टिस देना ये बड़ी एक खुशैन बात। लेकिन फिर वही बात है कि माहौल ऐसा, एक बड़ी जमात, जवाद ख्वाजा भी गए थे ना, रजा रब्बानी साहब ने जब बुलाया था सेनेट के, जब वो चेयरमैन थे। इसके अलावा अनवर रईस जमाली साबिक चीफ जस्टिस वो गए थे 2016-17 में, और उन्होंने सेनेट को एड्रेस किया था। तो प्रेसिडेंट हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कहें कि इसमें कोई मिसकंडक्ट की बात है, लेकिन जो हालात, जो मौका इस वक्त था, टाइमिंग थी, उसमें वो ना जाते तो बेहतर। फिर वो जो स्पीचेस की गई, कंटेंट था स्पीचेस का, वो और उनको साथ बिठा के, मेरा ख्याल है वो भी मिस हैंडल स्पीकर साहब उनको एडवाइस किया गया था कि ना जाए। बिल्कुल, उनको ये उनके दोस्तों ने मशवरा दिया था कि ना जाएं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि कोई जज भी नहीं आया। तो मेरा ख्याल है कि वो तो जो असल चीज़ थी वो स्पीकर को देखना था कि किस तरीके से आप एक ऑनरेबल जज को बुला रहे हैं, तो किस तरीके से आप इस प्रोसीडिंग को कंडक्ट करेंगे। आपने वहाँ पॉलिटिकल स्पीचेस कराएंगे और एक जज को बिठा के, और एक साइड पे पार्लियामेंट में तो वैसे पॉलिटिकल स्पीचेस ही होनी थी, लेकिन कंट्रोवर्शियल, देखिए वो कंट्रोवर्शियल जब आप उनके जजेस की बात कर रहे हैं कि 4-3 का फैसला, 3-2 का फैसला, उस पर भी बात हुई है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने की है। फिर देखिए सिंबॉलिकली, और वो अभी भी कह रहे हैं कि अदालत का कह रहे हैं कि अभी भी जो 10 साल प्लान था उसके अंदर अदालत की मदद और मुआवनत हासिल की गई। बिल्कुल, वो यही मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें जो थी उसमें ऑकवर्ड फील कर रहे थे जैसे काजी फायद ईसा। इसी वजह से उन्होंने वजाहत भी दी कि जी मैं जो ये बातें कर रहे हैं मैं मुतफिक उनसे नहीं हूँ, ये मामला मुझे तो ये कहा गया कि यहाँ सिर्फ आइन की बात होगी। तो मुनासिब था कि मेरा ख्याल है कि स्पीकर साहब भी उसका जो पूरा एक जो माहौल, जिस तरीके से आप एक जज को बुला रहे थे, तो वहाँ कोशिश करते कि कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात ना की जाती, लेकिन की गई। मुझे बताइए कि गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की भी ब्रदर जजेस से मुलाकात की बात खबर चली है सारा, उस मतलब उसमें अब क्या हो रहा है, क्या डिस्कशन हो रही है? देखिए, मेरी तो इतला है कि जो जस्टिस का जो चीफ जस्टिस साहब के इस वक्त अपोनेंट धड़क हैं, या वो जजेस जो इस वक्त डिसेंट कर रहे हैं, या जो 6-7 दूसरी साइड पे, उनमें से तो किसी से मुलाकात नहीं हुई कल। वो नहीं मिले, कोई मुलाकात नहीं हुई। तो पहले वालों से तो पहले भी मुलाकात होती वो तो मुलाकातें उनकी होती रहती हैं, लेकिन जो मेरी ज़राए मुझे जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कोई मुलाकात उनकी जो जिन जजेस से उनके खिलाफ या जो चीज़ें चल रही हैं, जो डिसेंट जिनके आए हैं, उनकी नई मुलाकातें हुई, कोई किसी किस्म की मुलाकात नहीं। पर ये एक खबर चलती रही है, आप कह रहे हैं कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई। मेरी ज़राए तो ये कह रहे हैं कि कोई मुलाकात इस तरह की उन जजेस से नहीं हुई। फिर बल्कि अभी भी माहौल टेंस है वहाँ, और चीफ जस्टिस साहब और वो जजेस में भी अभी तनाव है। गो के बेंच बनाए गए हैं, बेंच तो जो रेगुलर केसेस हैं वो तो अमूमन ऐसी किस्म के बेंचेस बनते हैं। इसमें कोई ये नहीं होता कि वो लाइक माइंडेड एक साइड पे हैं, दूसरी साइड पे लाइक माइंडेड जजेस हैं, इस तरह नहीं होता। ये अतर मेनुल्लाह साहब का जो नोट आया है, जी, इससे भी काफ़ी इम्पैक्ट या इफेक्ट। देखिए, वो लगता है कि गुस्सा भी है, रंजीदा भी हैं, और जिस तरीके से एक उस पर डिबेट शुरू हुई है, वो वाज़ेह लग रहा है कि वो वहाँ एक टेंशन, तनाव है, और कोशिश भी मेरा ख्याल है कि अभी उस तरह की नहीं हो रही, क्योंकि कोशिश करनी है चीफ जस्टिस ने, पावर उनके पास है, उन्होंने सबसे पहले इनिशिएटिव करना है मामला कि किस तरीके से हम इस मामले को करें, क्योंकि जो रिजर्वेशन है उनकी ब्रदर जजेस की, वो चीफ जस्टिस के इख्तियार पे हैं, जजेस की अपॉइंटमेंट पे हैं, जजेस की रिमूवल पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मामला है। ये सारे वो इख्तियार हैं जो चीफ जस्टिस के पास हैं। तो अब चीफ जस्टिस जो हैं वो उन्होंने इनिशिएटिव लेना है कि वो कैसे करेंगे, और जो पोलिटिकल हाई प्रोफाइल केस आएगा तो वहाँ बेंच क्या बनाया जाएगा, ये भी चीफ जस्टिस। ये जब लॉ बन जाएगा पार्लियामान से निकल के, तो काफ़ी हद तक फिर मसला शायद उससे, देखिए मेरा ख्याल है डेडलॉक भी बन सकता है। अवल तो ये है कि ये लॉ जब बनेगा तो गालिब इम्कान है कि ये किसी हाई कोर्ट से सस्पेंड भी हो जाए,
और लोग तैयार बैठे हैं, पीटीआई के जो वकील हैं पिटीशन लेके बिल्कुल वो, और पीटीआई को भी मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब ने कहा हम चैलेंज भी करेंगे बिल्कुल, और मेरा ख्याल है पीटीआई भी बड़ी अफसोसनाक कि ऑफ द रिकॉर्ड जब इन लोगों से बात की जाए तो कहते हैं जी बिल्कुल चीफ जस्टिस का इख्तियार रेगुलेट होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इनकी इस वक्त इनको सूट कर रहा है चीफ जस्टिस बिल्कुल, और ये इनको जो बाद में जब जस्टिस काजी फैसल चीफ जस्टिस बनेंगे और अगर ये लॉ सस्टेन नहीं होता तो फिर ये हंट होगा, इनको ये बात याद आएगी कि किस तरीके से इन्होंने यहाँ इस पे स्टैंड लेना चाहिए। शुएब साहब ये बताइएगा कि अभी जो फंड्स आज देने थे वो आज फंड नहीं दिए बल्कि मनी बिल आ गया है और अब उसने पास होना है और ये सारा एक प्रोसीजर है, किस तरफ जा रही हैं चीज़ें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की डायरेक्ट वायलेशन है। डायरेक्ट ऑर्डर दिया गया कि जी आप फैसिलिटेट करें, आप पैसे निकालें, इलेक्शन कमीशन को ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन में पैसे दें, आप उसको केटर करने के लिए कोई भी कानून लेके आ जाए, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। जैसा मैंने एक आपके शो में पहले भी कहा था कि 184(3) को आप सिंपल लेजिस्लेशन के ज़रिए चेंज नहीं कर सकते। वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, वो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम ही रहेगी। पर वो जो उसमें दोनों का जिक्र है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ लिखा है ना उसके अंदर। नहीं, देखिए ना, वजह ये हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ भी लिखा हुआ है। आप इसको बेसिक बात में ये रखें कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी एक्ट, कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते बाय सिंपल लेजिस्लेशन। आप उसको अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। 2/3 मेजोरिटी तो इतने मेंबर है ही नहीं, तो ये चाइल्डिश सा मुझे तो ये लग रहा है कि नहीं। तो सर ये जो लॉ की जो टर्म उसमें यूज हुई हुई है उसकी क्या फिर पोजीशन है? कॉन्स्टिट्यूशन तो चले ठीक है, 2/3 मेजोरिटी से आपने अमेंड करना है, लेकिन वो जो लॉ का लफ्ज यूज हो रहा है वो क्या कहता है? देखिए ना आदिल, अगर आपने कानून में तब्दीली लानी है तो पार्लियामेंट इज देयर, ठीक है। अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है 184(3), उसके अंदर आप चेंजेस लाना चाहते हैं तो आपको अमेंडमेंट चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। सिंपल लेजिस्लेशन जो पार्लियामेंट के जरिए होती है, दैट इज नॉट गुड इनफ। ओके, नहीं, उसमें तो मैं बात करता हूं सर, में किस पे लगेगी? देखिए, सो मोटो एक्शन जो है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्टेम्प्ट, तो देखे ना, कॉन्टेम्प्ट लगेगी गवर्नमेंट को। उनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने पैसे भी इनको देने हैं, इनको सिक्योरिटी भी देनी है और आपने इलेक्शन कंडक्ट करने हैं। पार्लियामेंट को पास ऑन कर दिया ना जी, पार्लियामेंट फैसला करे। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या? देखें, अगर आपको, मैं आपको बात बताऊं, अगर आपको कन्विक्शन हो जाए, आप एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, आप उसको खत्म करने के लिए पार्लियामेंट से एक्ट नहीं ला सकते। ये देखिए, आपका निजाम बिल्कुल तबाह हो जाएगा। राइट, ये दुनिया में कहीं नहीं हो रहा, ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ, ना हो रहा है। चीफ जस्टिस के इख्तियार रेगुलेट करने का जो है पार्लियामेंट को है ये हक, और अगर जब आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस फुल कोर्ट मीटिंग 3 साल में नहीं बुलाएंगे तो बिल्कुल पार्लियामेंट को ये कर सकती है। उन्होंने किसी की पावर को कर्टेल नहीं, उन्होंने चीफ जस्टिस की पावर को रेगुलेट किया है। और 184(3) में सिर्फ 100 मोटो का है, ये नहीं लिखा कि चीफ जस्टिस ही मास्टर ऑफ रोस्टर है और वही जो सिलेक्टेड जजेस को बनाएगा और जिसको किसी को एक्सक्लूड करेगा, किसी को इंक्लूड करेगा, तो वो सिर्फ रेगुलेट किया गया। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बातें होती हैं, मेजॉरिटी जजेस कह रहे हैं कि 10 सेकंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की वो बात करें, इसलिए नहीं कहते आप कर सकते ना, अमेंडमेंट करनी पड़ेगी आपको 2/3 से। मेरा ख्याल है कि नहीं, इसमें कोई लॉ का लफ्ज सिर्फ रेगुलेट करने की बात है, ये सिंपल लॉ। आदिल अब्बासी जी बैरिस्टर आप क्विकली 10 सेकंड। कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच। बैरिस्टर कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब, थैंक यू सो मच। हसनात मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। बात की इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।